6% मतदान दर्ज हुआ है, जो 2023 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले करीब 11% कम है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कम मतदान किसी एक दल के पक्ष में गया है या फिर ये दोनों दलों के लिए चिंता की वजह है। इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच माना जा रहा है। हालांकि मैदान में अन्य उम्मीदवार भी हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई पूरी तरीके से भाजपा और कांग्रेस के इर्द गिर्द सिमटी दिखाई दे रही है। अब सवाल सिर्फ जीत और हार का नहीं है, सवाल यह है कि क्या कम मतदान सत्ता विरोधी लहर का संकेत है या फिर उपचुनाव होने की वजह से मतदाताओं की उदासीनता सामने आई है। क्या भाजपा का संगठन अपने वोटरों को बूथ पर पहुंचाने में सफल रहा या कांग्रेस ने चुपचाप अपनी बाजी मजबूत कर ली है। आज की बड़ी बहस में हम इसी मुद्दे पर, इसी गणित पर विश्लेषण करेंगे। मतदान प्रतिशत के मायने समझेंगे, जाति और राजनीतिक समीकरण पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि 3 अगस्त को दतिया की जनता किसके सिर पर जीत का ताज पहनाने वाली है। तो मतदान प्रतिशत में ये गिरावट दर्ज की गई, इसको देखकर समझना होगा। तो पिछले चुनाव से करीब 9% कम वोटिंग हुई, मतदान प्रतिशत में आई गिरावट। तो इस बार का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने जा रहा है। अब देखना होगा कि जनता ने किसको ज़्यादा स्नेह दिया है, जनता ने किसको सिर माथे पर बैठाया है, ये तो 3 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन आज का ये चुनाव, आज का ये मतदान बहुत महत्वपूर्ण। तो दतिया उपचुनाव, पिछले चुनाव से करीब 9% कम वोटिंग, मतदान प्रतिशत में आई गिरावट। भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला। दतिया उपचुनाव में 71.40% मतदान हुआ है। दतिया का फैसला ईवीएम में कैद।
तो दतिया उपचुनाव में अब इस बार बहुत ही दिलचस्प ये चुनाव है। तो दतिया का ये अगर हम बात करें, ईवीएम में कैद हो गई है किस्मत। 3 तारीख को नतीजों का इंतजार है। भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला। दतिया का फैसला ईवीएम में कैद। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण। पिछले चुनाव से करीब 9% कम वोटिंग इस बार हुई है, लेकिन अगर हम शुरुआती रुझान चीज़ों पर अगर नज़र डालें, जो सिनेरियो आपने देखा और वो उसका क्या वोटिंग कास्ट करते समय भी इम्पैक्ट पड़ा या नहीं, फिलहाल ये तो अब तो जो होना था वो हो चुका है और जनता ने चलिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता स्वाति गौरव चोपड़ा है, बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता है कानुप्रिया, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं स्वाति जी आपसे ही करना चाहता हूं कि इस बार बहुत आपने देखा कि कितना अप्स एंड डाउन आपने देखा, लेकिन आज 9% वोटिंग कम हुई 2023 के कंपैरिजन में अगर हम बात करें। क्या लगता है, सबसे पहले आप प्रतिक्रिया दीजिए, फिर इसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, वोटिंग परसेंटेज के जहां तक हम बात करें, चुनाव आयोग पूरी मेहनत करता है, लेकिन जब एक साथ चुनाव होते हैं पूरे प्रदेश में तो उसका एक अलग प्रभाव रहता है जनता के बीच में भी। ज्यादा लोगों को जानकारी भी रहती है, ज्यादा लोग आ भी जाते हैं, कोई बाहर होता है तो भी आ जाते हैं। ये क्योंकि उपचुनाव था, तो उपचुनाव में संभावनाएं रहती है कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो कम हो सकता है, लेकिन फिर भी जो 70% के आसपास मतदान हुआ है तो हम बहुत सकारात्मक हैं कि निश्चित ही आशुतोष तिवारी जी जो हैं वो नेक्स्ट वहां पर विधायक बनने जा रहे हैं। ठीक है। प्रिया जी, देखिए आशुतोष तिवारी के लिए आश्वस्त नजर आ रही हैं स्वाति जी। आप अपने प्रत्याशी के बारे में आप भी प्रतिक्रिया दीजिए मैडम। बिल्कुल, मैं प्रतिक्रिया दूं उसके पहले मैं आपको अपना नाम बताना चाहूंगी। मेरा नाम जो है वो कनुप्रिया है, मेरा पूरा नाम जी। और मैं आपको बता दूं कि आज जो दतिया का चुनाव परिणाम आया है, ईवीएम में जो कैद हुआ है, कांग्रेस ने इस बार जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में ऐसा काम किया है कि बीजेपी नेताओं के चेहरे पर वहां हवाइयां उड़ गई थी। अभी भले ही हमारी जो प्रवक्ता है स्वाति जी वो कुछ भी कहें, हालांकि उन्हें कहना भी होगा क्योंकि ये मनोबल बढ़ाने की बात होती है, लेकिन ऐसी स्थिति हो गई थी कि बीजेपी के पोलिंग बूथ भी खाली पड़े थे। मेरे पास वीडियोज हैं, आप चाहें तो दिखा सकती हूँ। और उनमें इतनी कुंठा भर गई थी कि हमारे पोलिंग बूथ से एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से पुलिस की वर्दी पहने कुछ लोग आए और हमारे एजेंट को उठा कर ले गए। उसके बाद उसे 5 किलोमीटर दूर छोड़ा। जिस दतिया को ये अब तक अपना अभेद किला मानते आए हैं जी, वहां एक छोटे से उपचुनाव को जीतने के लिए इन्हें मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मंत्रियों की पूरी फौज को उतारना पड़ा। बावजूद इसके ये आज जान गए थे कि जनता ने इन्हें नकार दिया है। इन्होंने साम दाम दंड भेद सबका सहारा लिया, लेकिन फिर भी स्थिति क्या है आप देखिए। आज दतिया की जनता ने यह साबित किया है कि चुनाव मंत्रियों के काफिले से नहीं होते हैं, जनता के दिल से जीते जाते हैं। और जिन तिवारी जी की ये बात कर रही हैं, मैं आपको बता दूं कि तिवारी जी वहां के लिए एक बाहर का चेहरा है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस ने जो ग्रामीण इलाके हैं, जातिगत चौपाल है, वहां जाकर प्रचार किया है और लगातार कांग्रेस ने जो प्रचार किया है उसका ये असर देखने को मिला कि वहां की जो जनता है वो कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आई। इसके पीछे के भी रीजन है कि जो हमारे, जब मैं बात करती हूँ हमारे प्रत्याशी की, या आप भी अगर घनश्याम जी की बात करेंगे तो बहुत आदर से उनका नाम लिया जाता है, न सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने राज परिवार में जन्म लिया है, बल्कि वो वहां के लोगों के दिल में बसते हैं, वो वहीं के व्यक्ति हैं, उनकी छवि बेदाग है, वो संवेदनशील है। आप सोचिए कि राजघराने में जन्म लेने के बावजूद वो अपने महल की पुताई नहीं करवा पा रहे। उन्होंने इतने समय वो विधायक रहे, बावजूद इसके वो कुछ कमाया नहीं क्योंकि वो जनता का प्रेम कमा कर बैठे। तो ऐसे में इन्होंने एक तो वहां पर ये किया कि अपने ही पुराने प्रत्याशी का, जो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं
नरोत्तम मिश्रा जी उनका पत्ता काटा, उसके बाद एक दूसरे प्रत्याशी को लेकर आए। तो ऐसे में कांग्रेस ने जिस तरीके से कांग्रेस ने काम किया है जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में और घनश्याम जी की जो लोकप्रियता है, जी। ये तय है कि हम ये ठीक है। चुनाव जीत रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, कम से कम 20,000 वोटों से हम ये चुनाव चलिए, जीतेंगे ही। ठीक है, कोई कह रहा है 25, आप कह रहे हैं 20, चलिए 5,000 आपने घटा दिया, ठीक है। भानु शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे कि देखिए बाहरी बनाम स्थानीय इस बार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हो जा रही है। अभी प्रिया जी को आप सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो उनके प्रत्याशी हैं वो स्थानीय हैं और आशुतोष तिवारी जी बाहरी हैं। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव को लेकर होमवर्क करती है, फिर तभी टिकट देती है, लेकिन इस बार कुछ आपको अलग लग रहा है क्या? नहीं, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। आशुतोष तिवारी जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में बाद में आए हैं। पहले वो संघ में थे और संघ में भी उसके एक अनुसांगिक संगठन है विद्या भारती। तो विद्या भारती का एक जो ग्रामीण क्षेत्रों का जो एक संगठन है उनका, ग्राम भारती जिसे कहते हैं, तो उस ग्राम भारती के वो जिले के संयोजक थे। उनका दायित्व ये था कि वो सारे जिले में सरस्वती विद्यालयों की स्थापना कराएं। तो इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो दतिया जिले के मतलब विधानसभा नहीं, पूरे दतिया जिले के लगभग सभी गांव उनके संपर्क में थे, सभी गांवों में उनका संपर्क है और परिचय भी अच्छा खासा है। क्योंकि सरस्वती स्कूल के विद्यालय के जो भी संगठन से जुड़े लोग रहते हैं या जो आचार्य रहते हैं या उससे जो भी पदाधिकारी रहते हैं, उनका सीधा सीधा संबंध परिवारों से होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बाहरी थे। बस ये एक समय जरूर इतना गुजर गया है कि लगभग आप मान के चले 15 या 18 साल के लगभग समय रहा होगा। तो उस दौरान जरूर वो विद्या भारती से फिर भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हुए, पूर्णकालिक बने। मैं आऊंगा प्रिया जी आपके पास आऊंगा, सुन जाने से पहले वो संघ के सक्रिय सदस्य थे और विद्या भारती में जुड़े थे। जी, तो क्या है कि उनका जो एक ग्राउंड लेवल पर जो संपर्क है वो इनसे घनश्याम सिंह की तुलना में, क्योंकि उनका राजनीतिक संपर्क था, इनका अलग प्रकार का संपर्क था परिवारों में। तो उनका संपर्क पहले से रहा है। अब ये चूंकि भाजपा में चले गए इसलिए लंबे समय बाद, 1 दशक के बाद दतिया वापस आ रहे हैं। तो ये लग रहा है कि ये बाहर के हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने काफी ग्राउंड लेवल पे भी काफी काम किया है और मतलब विद्यालयों के लिए काम किया। तो आप समझ सकते हैं कि सीधा परिवारों से संपर्क उनका रहा है। तो बाहरी बनाम ये जो चला था वो शुरुआत में चला था, उसके बाद फिर वो अपने आप ही धीरे धीरे वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। बिल्कुल ठीक है। स्वाति जी देखिए, एक बात मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ कि अभी जो चीजें शुरुआती दौर में देखने को मिली, नरोत्तम मिश्रा को जब आप लोगों ने टिकट नहीं दिया, उनके कार्यकर्ता बहुत ज्यादा नाराज हुए, प्रदर्शन किया और ये स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि दिल्ली से उनको तलब किया गया, दिल्ली बुलाए गए, फिर वहाँ से उनको फटकार लगाई गई। फिर आते हैं पत्थर कलेजे पर रख के कहते हैं नहीं मैं आशुतोष तिवारी जी के साथ हूँ। तो ये क्या मान के चला जाए कि अंदर से कुछ और बाहर से फिजिकली होना, कहेंगे हम यहाँ पर हैं लेकिन मन के अंदर कुछ और दर्द होगा कि यहाँ से तो मैं ही लगातार जीत रहा था, मैं ही यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर आशुतोष तिवारी जी को बुला के उनके कार्यकर्ता जो नाराज हुए, क्या मान के हम चले कि आपके कार्यकर्ता जो नाराज हुए वोट इसी वजह से कम हुआ? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर जो होता है दायित्व होते हैं और ये कांग्रेस नहीं है कि जीतू पटवारी हिंदी का गुट अलग जा रहा है, दिग्विजय सिंह जी का गुट अलग जा रहा है, अपनी मीटिंगों में कुर्सियां फेंक रहे हैं, लड़ रहे हैं। यहाँ पर संगठन है, अनुशासन है, नियम है और एक नीति है। राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं, राजनीति के लिए काम नहीं करते हैं। तो बहुत बड़ा फर्क है। मैं तो ये मानती हूँ कि कांग्रेस को बीजेपी से कंपेयर करना भी बीजेपी का अपमान है। जिस प्रकार से कांग्रेस नहीं, मैं अभी कंपेयर कांग्रेस से नहीं कर रहा था, लेकिन आपके यहाँ जो हुआ वही मैं आपको थोड़ा याद दिला रहा था। अभी देखिए, मैं आपको वही बता रही हूँ कि वहाँ पर अगर हमारे संगठन ने कोई निर्णय लिया है तो वो सर्वमान्य होता है। नरोत्तम मिश्रा जी ने कभी भी ये नहीं बोला कि मैं पार्टी के साथ नहीं हूँ। उन्होंने डे 1 से चुनाव प्रचार में सहयोग दिया, आज भी वो बूथ जा रहे थे और उन्होंने पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ कर रही है कि उपचुनाव की नौबत क्यों आई थी। इन्हीं के प्रत्याशी, इन्हीं के विधायक जो हैं घोटाले के आरोप में जो है 3 साल के सजा उनको मिली है, जिनको आपने फंसाया, राजेंद्र भारती जी को जिनको आपने फंसाया, जो आप लोग संविधान का हनन हमेशा करते आए हैं, जो पूरे देश ने राज्यसभा में देखा। क्या न्यायालय में जज जो बैठा है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता बैठा है? राज्यसभा में जो हुआ ना उसके बाद ये लोग भी पूछ रहे हैं,
जो राज्यसभा चुनाव में आपने किया उसके बाद तो लोग भी पूछ रहे हैं मैडम, क्योंकि ये तो वकीलों ने भी कहा कि केस ही नहीं बनता था मीनाक्षी नटराजन जी पर कि उनका आपने निरस्त करवा दिया। तो उसके बावजूद भी अगर आप ये कह रही हैं और पूरा फोरम आपने वहां उतारा, आपने प्रशासन उतारा, आपको हमारे आपने बातें छुपाई है, उनपे आपराधिक केस दर्ज था, आप छुपा के राजनीति करना चाहते हैं, वो राजनीति करना चाहते हैं। देखिए मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। नहीं प्रिया जी एक बार इनको ठीक है, स्वाति जी को बोलने दीजिए। प्रिया जी प्लीज, मैं आपके पास आऊंगा, दोबारा आऊंगा, लेकिन हाँ स्वाति जी आप जल्दी कंप्लीट करिए अपनी बात। फिर देखिए वापस झूठे इल्जामों पे आ गए कि मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म निरस्त हो गया। अरे निरस्त हुआ उनकी गलती से हुआ, संविधान की प्रक्रियाओं का पालन नहीं करेंगे और पार्टी पे इल्जाम लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे। इन्होंने अपने इतना बड़ा आपराधिक केस उन्होंने छुपाया जो उसमें साफ साफ फॉर्म में लिखना होता है। आपराधिक केस कब होता है? जब एफआईआर होती है मैडम, इतना तो पता होगा आपको। आपको पता होगा आपराधिक केस तब होता है जब एफआईआर होता है। बोल रही थी तब मैं सुन रही थी, जब आप बोल रही थी मैं पूरी बात सुन क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही थी ना, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। झूठ मैं भी नहीं बोल रही हूँ, आप ऐसी बातें ऐसे लफ्ज का प्रयोग नहीं कर सकती हैं। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप बोल रहे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया। कौन सा अपराध किया? अपराधी तो तब साबित होते हैं ना जब उसके पहले तो आरोपी होते हैं, और आरोपी भी नहीं थी वो, तो उनका नाम तो तीसरे नंबर पर था। ठीक है, अभी देखिए आपराधिक रिकॉर्ड पे हम बात नहीं कर रहे। प्रिया जी आज हम बात कर रहे हैं आज के मतदान। ठीक है, वो तो ठीक है, 3 तारीख को अपने आप पता चल जाएगा कौन किसको जनता ने प्यार दिया है। जनता का स्नेह ही होता है, लोकतंत्र में यही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। जब मुझसे सवाल पूछा जाएगा हाँ, और मेरा जवाब सुना नहीं जाएगा तो मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगी इस प्रकार। मैडम आप, क्योंकि उनकी बात मैंने पूरी सुनी थी। हाँ तो सुना, आप बोलिए, अपनी बात रखिए, सशक्त होके आप रखिए। बीच में बार बार बोल रही है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो आप तर्क से काटिए, आप तर्क से काटिए मैडम। लेकिन आप लगातार अगर कोई बोलेगा तो मेरी आवाज कैसे कर? ठीक है, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। देखिए आप इसी में आप ज्यादा टाइम अगर आप व्यतीत कर देंगे तो अन्य पैनलिस्टों के पास भी मुझे जाना पड़ेगा। जल्दी कंप्लीट करिए आप। जब देखिए भारतीय जनता पार्टी संगठित पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। नरोत्तम मिश्रा जी जो है पूरी तरह से पार्टी के साथ है, हर कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़ा है। हाँ, अगर इनिशियली कुछ बातें होती हैं, कुछ कार्यकर्ताओं का मन दुखा है, उन्होंने अपना विषय रखा, तो वो पार्टी की इंटरनल स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है, या इंटरनल जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं या इंटरनल जो भी कंडीशनिंग है उसका पार्ट होता है। लेकिन अल्टीमेटली जब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो पूरी पार्टी फेल हो जाती है। जैसा अभी मुझे बोला जा रहा था कि मुख्यमंत्री जी को आना पड़ा, मंत्री जी को आना पड़ा। देखिए एक्टिव लोगों का ग्रुप है, देश के विकास में, देश के सुशासन में लगे हुए हैं, गरीब कल्याण में लगे हुए हैं, वो लगातार प्रवास करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी 3 बार तो नीमच आ चुके हैं। आपकी बात होगी। ठीक है प्रिया जी, अब आप बोलिए। ठीक है अब आप अपनी बात। ठीक है स्वाति जी, अब आप लगातार आप ही नहीं बोलेंगी, बहुत ज्यादा आपको वक्त दिया। प्रिया जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, आप कुछ बोल रही थी। ठीक है स्वाति जी आपकी बात आ गई। देखिए मैं ये बोल रही थी कि स्वाति जी ने कहा कि हम बड़े संगठन हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ कुर्सियां नहीं फेंकी जाती। इनके यहाँ तो कुर्सियां दी नहीं जाती है, मैं आपको पूरा प्रकरण भी बता सकती हूँ। लेकिन इनके यहाँ तो अपने वरिष्ठों को कुर्सियों से उतार दिया जाता है। खैर हम उस पर नहीं जाते क्योंकि हमारा मुद्दा आज दतिया उपचुनाव है। तो जब हम दतिया उपचुनाव की बात करते हैं ना, तो आशुतोष तिवारी जी जो हैं वो दतिया की जनता के दुख दर्द से अनजान है, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि वो पहले काम करते थे और वो पहले वो सेवा भारती में काम करते थे। लेकिन क्या उन्हें ये पता है कि दतिया की जो जनता है उसकी बेसिक परेशानी क्या है? उन्होंने जगह जगह दतिया की जनता ने ये बताया है कि खाद की किल्लत, युवाओं की बेरोजगारी, और उन्होंने इस मसले पर बार बार सवाल उठाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने पैराशूट प्रत्याशी पर भी नाराजगी जाहिर की थी। और ये दतिया की जनता के सवाल है जो मैं बोलूं। दूसरी बात ये जो कहते हैं कि शानदार काम, देखो वो लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी उन्हें कह देते हैं, जो 12वीं का बच्चा कहता है कि ओसीएम गलत है, तो ये उनको राष्ट्र विरोधी कहते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी की तो सब नीतियां ऐसी है कि जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है ये उसको राष्ट्र विरोधी कह देते हैं। और ये आज सुशासन की बात कर रही है, शायद इनको पता नहीं है कि किसान सड़कों पर है, कुछ दिनों पहले तक युवा सड़कों पर थे, उसके कुछ दिनों पहले तक शिक्षा विभाग के कर्मचारी सड़कों पर थे, उसके कुछ दिनों पहले मैडम 22-25 साल हो गए। भानु जी ठीक है प्रिया जी आपकी बात आ गई। ठीक है भानु जी, ठीक है आप लोग देखिए, आप लोग अपनी बात तो रखते रहेंगे, लेकिन एक निष्पक्ष हम एक विश्लेषण ले लेते हैं, विश्लेषण समझ लेते हैं। भानु जी आपको क्या लगता है आज जो मतदान हुए इसका क्या आपको इम्पैक्ट, क्योंकि आप ग्राउंड में रहे होंगे, लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या आपको नजर आ रहा है कि इसके 3 तारीख के जो नतीजे आएंगे, अगर हम संभावनाओं पर बात करें तो क्या आपको नजर आ रहा है?
देखिए, मतदान पिछले चुनाव के कंपैरिजन में कम हुआ है ना। पहले जो 2023 में हुआ था उसकी तुलना में ये कम हुआ है। उसका भी कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि जो मतदाता हैं वो एक कंफ्यूजन में थे। कंफ्यूजन उनके साथ क्या था कि अब जैसे जो इनका एक पारंपरिक संगठन है दोनों पार्टियों का, वो एक तरीके से एक्सचेंज हो गया। अब वो एक्सचेंज तो आसानी से हो गए, क्योंकि जो पहले प्रत्याशी, इनसे पहले जो प्रत्याशी थे, रायन भारती जी थे, तो उनसे जुड़ा हुआ जो संगठन था, जो ग्रास रूट लेवल का संगठन जो था, जो चुनाव में जाकर के पोलिंग पे काम करता है, वो पूरी तरह से शिफ्ट हो गया है आशुतोष तिवारी जी के पास। और यही कुछ ऐसा ही वहां पर भी है कि जो भाजपा के लिए काम करता था उसमें से ही बहुत बड़ी संख्या में शिफ्ट हो गया है कांग्रेस के पास। तो ये तो लोग शिफ्ट हो सकते हैं, अपनी राजनीतिक मजबूरियां, महत्वाकांक्षा उनको लेकर के शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन इनसे जुड़े जो समर्थक है या इनसे जुड़े जो मतदाता हैं वो शिफ्टिंग नहीं कर पाए अपनी। तो उनमें से बहुत से ऐसे मतदाता थे जो कंफ्यूज रहे, तो वो फिर वोट डालने ही नहीं गए। उनका मन नहीं किया वोट डालने का कि भी हम आखिर किसको वोट देंगे, हम तो इस पार्टी के थे, वहां कैसे देंगे। तो कई लोग तो क्या है, चेंज कर लेते हैं अपने आप को, और कई बंधे रहते हैं, तो फिर वो अपने आप में डिसाइड करते हैं कि हम चलो किसी को नहीं देते हैं। तो ये स्थितियां इसमें रही। और दूसरी एक और बात जो सामने आई है कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से, जैसे ये एक ही चुनाव था पूरे प्रदेश में, इसके अलावा कहीं नहीं था, है ना। तो इनके जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के जिनके वोट रह गए हैं उनको फिर बुलाने की भी कोशिश नहीं की कि भाई आपका वोट रह गया है। जैसे अक्सर पिछले विधानसभा चुनाव में देखा था, भाई एक घर में अगर मान लो 4 वोट हैं, 2 डाल करके आए हैं, 2 बचे हैं, तो हमारे पास थोड़ा वक्त की कमी है, कौन रह गया है। तो सभी को माफी के साथ यही रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी बहस में आप सभी हमारे साथ जुड़े। और 3 तारीख को नतीजे आएंगे तब स्पष्ट हो जाएगा जनता ने किसको सबसे ज्यादा स्नेह दिया। बड़ी बहस पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।